अगर देखा जाए लगभग 2-2.5 महीना हो गया हमारी आपसे मुलाकात की हुई। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और सीताकांत से अभी 15-20 दिन हुए। जी क्यों सीताकांत? जी। और भाई की शादी में आपका आना हुआ हाँ तो हाँ, उसी समय कोई आपके मुलाकात यहाँ हुई। कार्यक्रम था, तब हम लोग मिले थे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बता दें कि आज मैं जब बिना बताए आपके घर आया पिछली बार भी आप पता नहीं कुछ ऐसा है, और मुझे लगता है कि साहित्यकारों के घर बिना बताए ही जाना चाहिए। जी। और उसमें असलियत ये रहती है कि जैसे एक चीज़ आज मैंने नहीं देखी, जी। अगर मैं बता के आता तो शायद आप तैयारी से होते, बाहर मिलते, और जैसे मैं दरवाजे के अंदर घुसा तो आपने कहा कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, और अंदर जब मैंने पहुंचा तो आप किस स्थिति में थे ये सब कुछ हमको देखना था। और जो एक कवि होता है और लेखक होता है वो अंदर की चीज़ें देखना चाहता है, अंदर की चीजें समाज के अंदर क्या हो रहा है वो देखना चाह रहा है। तो जब मैं आपके कमरे में पहुंचा तो मुझे 3 किताबें दिखी आपके बिस्तर पे, यानी कि मुझे लगा कि आप पढ़ रहे होंगे। जी। और जैसे उम्र से किसी ने कहा कि उम्र का और प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता नहीं कोई। तो जो साहित्यकार होता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये मुझे आपके जो बिस्तर पे मैंने जो 3 किताबें पढ़ी देखी, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं युवा ही सब कुछ कर रहे हैं, युवा ही लेखन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो साहित्यकार है वो आज भी युवा है। मैं मानता हूँ युवा करते हैं, लेकिन जैसे सीताकांत हैं अभी युवा हैं, और आपके इनके बीच में एक पीढ़ी का अंतर है, ठीक, हमसे भी आप काफ़ी उम्र में बड़े हैं। तो इस नाते मैंने देखा कि आपकी जो 3 किताबें थी वो भी अलग अलग समय की थी। एक मैंने जैसे देखी कि 10 जीवनियाँ वो सुधाकर अदीब जी की हैं, फिर मैं देख रहा हूँ कि वीरेंद्र यादव जी का उपन्यास और देश, ठीक है, और तीसरी एक किताब सुभाष राय जी की। तो तीनों में कम से कम 10 साल का 5 साल का ऐसा अंतर है लेखकों की उम्र में। और जो एक कॉमन चीज़ मैं देख रहा था कि आपका पढ़ने का मतलब कैसी किताबें आप पढ़ते हैं, ये मैंने देखा कि जैसे अंधेरे में पार है, यानी कि समाज के अंदर आज भी आप घुस जाना चाहते हैं। बिल्कुल यही है ये तीनों किताबें पढ़ने मन क्या था, किस लिए आप यही क्यों आज चयन किया? आपके यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी किताबें हैं, कुछ बताइए इसके विषय में। दरअसल अलग अलग समय पर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी जाती हैं। जैसे आपने भी चर्चा वीरेंद्र यादव की, तो वीरेंद्र यादव जो है हिंदी आलोचना के नामवर के बाद एक शिक्षक पुरुष बने हुए हैं, और उनके नई किताब है उपन्यास और देश। उसमें हिंदी उपन्यास को लेकर के आलोचना में मेरी गहरी रुचि है, इसलिए उनको बराबर पढ़ता हूँ। और 10 जीवनियाँ अलग अलग किस्म की हैं, उसको वैरायटी के लिए बनी है। उसमें धर्म की है, संप्रदाय की है, गायक कलाकार किशोर कुमार के हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो अपने यहाँ जो भाषा वाले थे जर्मन वाले, उन पर बड़ा भारी लेख उसमें 10 जीवनियाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं देख रहा था अलग अलग नाम है, महाराणा प्रताप, कहीं पे रैदास, इनका सबका है, वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये तो मान लिया 10, क्योंकि विविधतापूर्ण इसमें कहानियाँ हैं, हाँ, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। दूसरी आपकी मैं देख रहा हूँ जो वीरेंद्र यादव जी निश्चित रूप से एक बड़े लेखक रहे हैं, और उनका आपने उपन्यास और देश चुना। उपन्यास और देश का जैसे लगता है ना कि हम उपन्यास के देश के संबंध में पढ़ रहे हैं कि उपन्यास और देश, ये हम थोड़ा अभी नहीं पढ़ा है मैंने ये आपकी किताब। दरअसल उपन्यास के मार्फत जो है हमारे देश की क्या तस्वीर है समाज की, वो उन्होंने रखा है। हमारे हिंदी के उपन्यास जो है कितने गहरे तक समाज में बैठे हुए हैं, उस चीज़ को रसायन को सबके सामने लाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है वो जो तलछट के लोग हैं, बिल्कुल नीचे के लोग हैं, उन पर उनका ज़्यादा फोकस है। तो यानी कि आप भी समाज में घुस जाना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा ऊपर वाली कहानी में पहली जो कहानी इनकी है सुधाकर अदीब जी की, वो रैदास की, और रैदास ने निचले वर्ग को लेकर उसकी व्यथा को बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्या कहते हैं स्पष्ट किया है, लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। जैसा मैं बता रहा था सीताकांत कि डॉक्टर साहब वो बिल्कुल समाज के अंदर घुसने, जो कुछ भी समाज में हो रहा है उसको देख लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल होना भी और चाहिए। हम दूरियों से
जैसे एक चीज़ आ गई, तमाम चीज़ें यूट्यूब आ गए, अखबार आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है आज भी किताबों वाला जो दौर है, किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो हमें लग रहा है और कहीं है नहीं डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हम तो सब लोगों से कहते हैं कि देखिए जो पढ़ने का मज़ा किताब के रूप में है, वो यूट्यूब और इस पर किताब पढ़ने का मज़ा नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं निरंतर ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। कुछ ही हद से अभी हमसे एक लोग मिले थे, उन्होंने कहा यार कुछ हिस्से शार्ट वाले उसके देख लेते हैं, तो पढ़ने का मज़ा पूरा कहाँ रहेगा। आपको कुछ हिस्से जैसे आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं किताब? अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, मान के चलो कि जिस दिन पढ़ने का मूड हुआ। अरे 6-7 घंटे तो हम पढ़ ही लेते हैं। और सीताकांत आप कितने घंटे पढ़ पाते हैं? अगर मुझे उपन्यास पढ़ना हो या कहानी पढ़नी हो, रुचि का हो, फिर भी 2-4 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो ये भी एक बड़ा विचारणीय बात है कि हम 2-4 घंटे पढ़ पा रहे हैं और आप इस अवस्था में भी 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि आज की जो पीढ़ी है या अभी पूरी जानकारी के अभाव में आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत पढ़ रहे हो। बहुत पढ़ रहे हैं अवस्था के लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और 3 घंटे वो मोबाइल पे देखते हैं, चले जा रहे हैं। जी। लेकिन मेरा मानना है कि किताब पढ़ने से आंखें कमज़ोर नहीं होती। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। यूट्यूब और उस पर किताब पढ़ने से आँखों पर बड़ा आज तो नहीं लगता है, लेकिन आने वाले से मुझसे पहले उनको चश्मा जरूर लग जाए। गुरुजी क्योंकि किताब में है, आप ज़रूरत के मुताबिक आगे पीछे किताब कर लेते हैं। गुरुजी मैंने एक राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया पे प्रतिबंध नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तो वहाँ पे मैंने कुछ वैज्ञानिक अध्ययन भी किया था कि सोशल मीडिया का इसका कितना ज़्यादा हम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कहते हैं ये मोबाइल के द्वारा जब हम बहुत ज़्यादा इसको पकड़ने लगते हैं तो ये हमारे दिमाग पे ऐसा हावी हो जाता है कि खासकर युवाओं में नींद का ना आना, कामुक वार्तालाप करना, यौन हिंसा भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा प्रभावी होती है और कई प्रकार के रोग जो हमें दिखते नहीं, टीबी इत्यादि भी, ये वैज्ञानिक रिसर्च से आया कि टीबी इत्यादि कई रोग भी मोबाइल के द्वारा, इसकी जो भाई किरणें हैं, हाँ, तो वो जो दिखाई नहीं पड़ रही है उनका हमारे मस्तिष्क पे, हमारे चिंतन पे, हमारे विचार पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे जो एक मोटा हम लोग समझ पा रहे हैं कि चाहे जितना प्रगति हो जाए, तमाम चीज़ें अपडेट हो जाए, विज्ञान आ जाए, लेकिन जो ये किताब पढ़ने का चलन है, ये अखबार पढ़ने का चलन है, बिल्कुल ये ख़त्म होने वाला नहीं है। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है। जिसका इंटरेस्ट किताब पढ़ने वाला जो बंदा है वो किताब ही पढ़ेगा। अरे सवेरे सवेरे चाय की चुस्की के साथ पेपर पढ़ने का अपना मजा है, का मजा कभी नहीं खत्म हो सकता। आज भी हमको लगता है कितना भी घटिया हो, लेकिन 80% आदमी आज भी सुबह चाय के साथ हार्ड पढ़ना चाहता है। वो जो है मोबाइल पे पेपर नहीं पढ़ना चाहता। मोबाइल पे ही बात एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, कि मुझे लगता है हम लोग तो कविता करते हैं, मंचों पे जाके घंटा आधा घंटा जी पढ़ देते हैं, लेकिन कहा तो गया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम वही काव्य है, वही कविता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लिखना कठिन है तो मुझे गद्य ज़्यादा कठिन लगता है। आपका क्या मानना है? देखिए, लिखना कोई भी चीज़ बहुत कठिन है, चाहे कविता हो और चाहे गद्य। कविता में थोड़ा हमको ये सहूलियत है कि विचार भाव आया, बन गए पॉइंट, उसके बाद हम उसको शिफ्टों में अपना करते रहते हैं। लेकिन गद्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बड़ा परिश्रम करना, टेबल पर बैठ के ही आपको मेज कुर्सी पे निरंतर बैठे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको तो आपके थोड़ा लग रहा कि 4-5 किताबें आ चुकी हैं। मेरी 1 दर्जन किताबें अपने क्या उन किताबों के क्या नाम है? जैसे मेरी है, सबसे पहले काव्य निकष पर 12 बंकी की कवि आई थी, समीक्षा की किताब थी। फिर साहित्यकारों के साक्षात्कार पर आई थी, साहित्य संवाद आई थी। फिर सही गलत के बीच आई जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुई किताब में। उसके बाद नहाताल उपन्यास आया, तो दलित साहित्य अकादमी दिल्ली ने हमको उसी पर दलित फेलोशिप अवार्ड दिया था। तो
काशी से उज्जैन यात्रा वो संस्मरण आया, बहुत अद्भुत है। समय साक्षी कविता संग्रह आया। इस तरह से अभी जो वर्तमान कोविड-19 जो आया है, अभी आपको देखिए उपन्यास कोविड-19 एक अस्फुट कथा बहुत अद्भुत है। मतलब जो मैंने कहा कि आपकी साहित्य में घुसने की आदत है, चाहे वो साहित्यकारों का साक्षात्कार करना हो, हैं, या फिर अगर हगनहा ताल जो है, मुझे लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश का जो सबसे निचले तबका है उसको स्पर्श करने की आपने कोशिश की उसमें। दादा एक बात और, जो अभी कोविड-19 उपन्यास आया, देखिए कोविड-19 में दुनिया भर की बातें तो की ही गई और सबने खूब लिखा है, पर कोविड-19 में प्रेम कथा लिखना, ये गुरुजी जैसा ही कोई व्यक्ति तो लिख सकता है। उसमें प्रेम ढूंढना और उसका प्रेम की क्या परिस्थितियाँ रही और कैसे वो प्रेम सफल हुआ या असफल हुआ, उसके बीच में क्या द्वंद्व रहा, एक बहुत मार्मिक और बहुत अद्भुत प्रसंग है। और एक्चुअल में जो साहित्यकार होता है, किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं जी, एक सकारात्मक होता है, नकारात्मक। ठीक, आपकी चीज़ें हैं कि बिना किसी पे आक्षेप लगा के, जो मैंने आपकी 8-10 किताबों के पुस्तकों के नाम सुने आपसे, ठीक, उनसे मुझे यही लगा, उनके शीर्षक से, कि आपका है कि हम सीधे एक आईने में दिखा दें, ये आपको तय करना है क्या सही, बिना किसी पे आक्षेप लगाए समाज की जो वस्तुस्थिति है उसको सामने लाना। अभी मैं इस किताब जो आप सुभाष राय जी की पढ़ रहे थे, अंधेरे के पार, इसमें मैंने पन्ना पलटा तो मुझे लगा कि आप कैसा पढ़ते हैं। इनकी एक कविता है, इसमें मैं देख रहा था, आपताई के विरुद्ध है कि यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य की रख देता है। अब जुआ बहुत देशज शब्द है, बिल्कुल। जुआ वो वाला है ना, जुआ जो कंधे पे रखा जाता है, वाला जुआ, मतलब बिल्कुल क्या कहा जाए, उस काल में आदमी को पहुंचा देता है कि जो आज से 3 दशक पहले हम लोग छोड़ चुके हैं। अच्छा, सामान्य रूप से जुआ शब्द से अगर कोई आज का बालक जुआ पढ़ेगा तो वो जुआ को जुआ समझेगा, जुआ जान ही नहीं पाएगा क्या वो इसीलिए इसमें देखिए, ये धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात घाम में, घाम धूप नहीं है, घाम में है, बरसात घाम में जुआ भाग्य की रख देता है, खून चाटती हुई वायु में, और पैनी कुर्सी खेत के भीतर है, पैनी कुर्सी खेत के भीतर, कुर्सी क्या है, पहना अच्छा, पैनी कुर्सी, कुर्सी है, कुर्सी है कि खुरपी है, खुरपी होगा, हाँ, पैनी खुरपी खेत के भीतर, हाँ, दूर कलेजे तक ले जाकर, दूर कलेजे तक ले जाकर। देखिए किसान की मतलब पूरी लग रहा है कि किसान काम कर रहा है खेत में। जी, हाँ, उसी की पैनी खुरपी खेत के भीतर, दूर कलेजे तक ले जाकर, जोत डालता है मिट्टी को पास डालकर, और बीज फिर बो देता है, नए वर्ष में नई फसल का ढेर अन्न का लग जाता है, ये धरती है उस किसान की। ये जो दावे करने वाले लोग हैं कि ये हमारी धरती, उनकी धरती उनकी नहीं है, ये धरती किसान की है, किसान की है। बहुत पहले नागार्जुन ने अपने सारे उपन्यासों में इसी चीज़ को, उसी का है हिस्सा। और आगे जो कहते हैं वो बहुत चीज़ें हैं, मतलब जो आजकल चर्चा का विषय है, और उनको इन्होंने स्पर्श किया और तरीके से कह दिया कि नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं भीम की, सहदेव नुकुल की, नहीं पार्थ की, नहीं राव की, नहीं रंक की, नहीं तेग तलवार धर्म की, धरती है केवल किसान, केवल किसान धरती है केवल तो किसान करता है। इसमें पहले क्या, तो ये धरती किसकी, जो बोवे उसकी, ये धरती का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोवे उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जोत रहा है, बो रहा है, बिल्कुल उसी की धरती। किसान असली वही है जो जोता है, बोता है। नहीं, आज़ादी के बाद भी एक समय ऐसा है कि नागार्जुन ने इन्हीं चीज़ों को, इसी बिला पे अपनी बात को आगे बढ़ाई थी कि जो जोते बोवे उसकी, जमींदार जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होवे, ऐसा एक स्लोगन बीच में हम लोग जब छोटे थे तब सुना करते थे। अब इन्होंने किसान को छुआ, और इसी में अगला जब हम पन्ना पलटते हैं, इसी में आपताई के विरुद्ध में, तो आ जाता है मजदूर की बात करने लग जाते हैं सुभाष राय। मतलब इनके जो विषय हैं
और लेखन सिर्फ लिख देना सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हमने विषय क्या चुने हैं, उसमें हमारी सोच परिलक्षित होती है। बिल्कुल। भाई हमारे सोच, हमारी विचार, हमारी सारी कल्पना सब वहाँ पर। इसमें इन्होंने लिखा कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, संघर्ष। जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है। आहा, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, और जो रवि के रथ का घोड़ा है, हाँ। वो जन्मारे नहीं मरेगा। इसके अंदर संघर्ष की संघर्ष की कुवत है। क्षमता है। बिल्कुल। वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता होता नहीं है। तो हमेशा जिंदा है। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, जो जीवन की आग आग जलाकर आग बना है, और फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, और जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वो जन्मारे नहीं मरेगा। हमारा मतलब बहुत हम लोग संक्षिप्त ये परिचर्चा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो बीच में ये कविताएं पढ़ देने का आशय सिर्फ इतना था कि डॉक्टर साहब पढ़ते क्या हैं। बिल्कुल। पढ़ने में उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है। गुरु जी की वो अभी कथा के विषय में बताया कि काशी के भीतर काशी, काशी भीतर काशी। हाँ, तो एक काशी से उज्जैन। काशी से उज्जैन जो उपन्यास है उसकी एक कथा है। वो तो उपन्यास है सीताकांत, उन लोगों के लिए खासकर और महत्वपूर्ण है जो अपने मन में जाने का इन स्थानों पे रखते हैं। बिल्कुल। और नहीं जा पाते, तो ये किताब के माध्यम से उन तीर्थों को देख सकते हैं। बिल्कुल कि एक संस्मरण है। अच्छा, आपको बहुत मुझे इतना कभी पढ़ने का वो नहीं रहता था। कई बार कोई विषय पढ़ता हूँ तो मन उबने लगता है, पर आश्चर्य की बात है, मैं जब वो पुस्तक पढ़ने लगा तो 3 घंटे लगातार बिना रुके मैंने 2 या 3 दिन में पूरी पुस्तक, पूरा उपन्यास खत्म कर डाला। मतलब इतना रोचक था कि किसी विषय को, और ऐसा लग रहा है कि मैं उन सब स्थानों के दर्शन करके बैठा हूँ। एक बात बता दूं कि उपन्यास की सार्थकता भी तभी है अगर उपन्यास को आप 1 महीने में खत्म कर रहे हैं तो पूरा उपन्यास नहीं। गलत कह रहा हूँ मैं? वो यात्रा संस्मरण है, काशी से उज्जैन यात्रा संस्मरण। अगर उपन्यास है, गद्य इसीलिए टिपिकल हो जाता है, इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसमें अगर जोड़ने की क्षमता नहीं है आपको, हाँ, तो फिर गद्य पूरा नहीं हो याद सकता। नहीं होता तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए गद्य लिखना कठिन है। अभी उनकी भी किताब बड़ी अच्छी है, यात्रा संस्मरण, अनहद जी की। पांडे अनहद जी। हाँ, उनका है ओंकारेश्वर से उज्जैन। हाँ। ओंकारेश्वर से उज्जैन। उन्होंने यही कहा, ओंकारेश्वर से अमरनाथ। अमरनाथ। हाँ। ओंकारेश्वर से अमरनाथ। तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। उन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा। और मेरा जो मानना है पूरा कि सही बीच वर्णन बीच किया में उन्होंने। लोगों से, साहित्यकारों को किसी भी शहर के हों हैं तो उनसे एक दूसरे से मिलना चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा उसमें उनके अंदर क्या है, जैसे हमेशा मिला करते हैं, सबसे नए से नए से, पुराने से, बीच वाले से, हर। अच्छा, और मैं भी थोड़ा सा अनुभूति किया कि जैसे निगम जी जब हर प्रतिवर्ष होली में आते हैं, हाँ। तो गुरु जी स्पेशली रूप से प्रतिवर्ष, मैं 4 वर्षों से 5 वर्षों से गुरु जी से जुड़ा हूँ और करीब 3 वर्ष मैं गुरु जी के साथ स्वयं भी गया। इस वर्ष मैं नहीं जा पाया, पर मैंने बाद में गुरु जी की पोस्ट देखी कि गुरु जी इस बार भी निगम जी के यहाँ गए। होशंगाबाद में है विनोद निगम जी। बहुत अच्छे गीतकार हो गए, लेकिन जब वो बाराबंकी आएंगे तो जरूर यहाँ तक आएंगे। और फिर ये होगा कि कुछ कविताएं, कुछ एक माहौल, जैसे आप भी आते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि भाई कुछ कविता हो, कुछ माहौल हो। अनाहत जी आए तो भी हमने बड़े उससे मतलब सुना। और ये मेरे पिताजी को बड़ा शौक था, वो कविता लिखते नहीं थे लेकिन सुनने का बड़ा शौक, और याद भी बहुत अच्छा अद्भुत रहता है। हमको तो उतना नहीं याद रहता, आप सुना देते तो हमको याद हो जाता। तो अगली बार आपको 2-4 पंक्तियाँ सुना ही देते और फिर कहते कि शुक्ला जी वो कविता आप सुनाइए जो सुनाई थी। अच्छा, इतना बताते थे वो कविता शुक्ला जी सुनाई। हाँ, तो यानी कि साहित्य के प्रति, साहित्य प्रेमियों की समाज में कमी नहीं है, साहित्य हाँ, को हाँ, समझने साहित्य वालों में की कमी नहीं है। अब ये जरूर है कि लेखन के स्तर में कुछ गिरावट आई है। हाँ, या हमें लग रहा है कि लोग, होता क्या है समाज में, जैसे आप जैसे लोग हैं जो समाज में होता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं,
और बाकी जो लोग हैं वो सोचते हैं कितना जल्दी समाज को हम अपने हिसाब से हम समाज के आइडियोलॉजिस्ट बन जाएं, हम समाज के आदर्श बन जाएं, और इसी दौड़ के चक्कर में वो पीछे छूट जाते हैं। अच्छा लेखन नहीं हो पा रहा है, और ज़्यादातर अपना दिखावा के चक्कर में, तुरंत लाभ लोभ के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमको ये मिल जाए, बड़े लेखक बन जाएं, बड़ा नाम हो जाए, पुरस्कार मिल जाए तमाम। मतलब ज़्यादातर तो यही लोग। आज हमको एक इंजीनियर साहब बहुत पुराने थे, चौरसिया जी, उनके घर को जब उनके जूनियर्स आते थे, वो सीनियर से, तो सीनियर का घर ऑटोमेटिक बड़ा होगा, सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा। तो फिर आचार्य जी हमें दुख होता है कि जब ये सब आते हैं तो कहते हैं बात को हमसे कि अरे आपके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे भाई जब मेरी उम्र तक आओगे तो मुझसे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे पास भी हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। तो आज के युग में जो लोगों में ये छटपटाहट है बहुत जल्द, हाँ, कि तत्काल हमको मिल जाए, तो तत्काल कोई चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, और लिखना पढ़ना तो और ज़्यादा वक्त लेता है। सब नहीं, आजकल जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, फट से वो भोजन को, चावल को पकाता नहीं, वो भात नहीं बनाता है, वो उसको गला देता है। तो आजकल बस प्रेशर कुकर सब इस्तेमाल करने लगे हैं, तो स्वभाव ही प्रेशर कुकर जैसा हो गया है। वो जैसे कहीं कहा गया था कि जैसे खेत में अन्न होता है 2-3 महीने का समय लगता है, तो वो जब भोजन सद्या धीरे धीरे करके पकने में आधा घंटा 45 मिनट के समय के बाद में जब वो पकेगा तो उसमें वो तत्व आएगा। तो जो ये जल्दबाजी है उससे अभी मैं चूँकि आचार्य मम्मट का प्रकाश पढ़ ही रहा हूँ, तो उसमें कहा गया कि आप कवि भले सुकवि अगर नहीं बन सकते हैं तो अकवि बन जाइए, अकवि बनने से हानि नहीं है, परंतु कुकवि अगर आप बन रहे हैं तो सबसे ये दोष है आपका। का अकवि बनने से आप साहित्य प्रेमी बने रहेंगे, आपकी समाज में स्तर नहीं घटेगा, स्वीकारता बनी रहेगी। परंतु अगर आप अकवि कुकवि बन गए तब ये आप गड़बड़ कर रहे हैं अपने साथ में भी और समाज के साथ में भी। इसलिए कम लिखिए, परंतु जो लिखिए। और एक और विशेष बात कि गुरु जो हमारे यहाँ बनाने की परंपरा रही, हम लोग किसी से सलाह नहीं लेना चाहते हैं, सोचते हैं बात करेंगे या गुरु जी से पूछ लेंगे तो वो कुछ बता देंगे, या हमारी कमियों को हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ये भी एक दोष है। लेकिन जो तुमने बताया कि कुकर में पकने वाली बात, तो 2 बातें उससे साफ हैं। जी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। ये दोनों क्षेत्र पर है। खाने पीने के क्षेत्र में आज भी आप गांव जाइए तो चूल्हे पर जो दाल बदली में पकती है जी, उसका स्वाद अलग, चूँकि पकने का फुल टाइम जो तुमने कहा उसको मिला जी, और उससे जो एक स्वाद, उसका वास्तविक स्वाद आप तक पहुंचा। वही हाल कविता के क्षेत्र में भी। बहुत लोग इतनी जल्दी में हैं कि विषय को, अपने विचार को पकने भी नहीं देते हैं और आनंद फानंद में जो है बाहर लाकर रख देते हैं। तो वो कविता उतनी प्रभावी भी नहीं हो पाती है, जनमानस पर उतना प्रभाव नहीं ला पाते जितनी की अपेक्षा होती, जितना वो समझता है कि हम ला दें। अगर वो पका करके लाए तो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे कई बार ऐसी बार डांटा भी है। गुरुजी ने कई बार, मैं क्या करता, प्रायः मैं व्हाट्सएप पे कोई विषय आया और व्हाट्सएप पे लिख करके तुरंत फेसबुक पे या अपने इष्ट मित्रों में मैं शेयर कर देता था। तो गुरुजी बार बार डांटते थे, कहा कि ये इतनी जल्दबाजी क्या है आपको, उसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके कॉपी में लिखिए, उसको 1 बार 2 बार 10 बार आप स्वयं पढ़िए, तो आपको किसी से सुधारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपनी गलतियों को समझने लगेंगे। तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, डायरेक्ट लिखे नहीं कि फट से उसको प्रेषित कर दिए। तो इसलिए अपनी चीज़ों को भी 2-4 बार पढ़ते थोड़ा सा कहीं ना कहीं